हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सनी कुमार एक बार फिर से आया हूँ आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर। अभी तक जितनी भी क्लासेस आई हैं सारी क्लासेस मैथ्स की आई हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर केमिस्ट्री की क्लास दीजिए, कुछ बेसिक्स पढ़ाइए। तो आज जो वीडियो बनने जा रहा है ये वीडियो केमिस्ट्री क्लास के लिए है और इस वीडियो को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा वीडियो होगा। आपको नोमेनक्लेचर बताया जाएगा, नामकरण विधि बताई जाएगी। मतलब कि ये जो वीडियो है ये किसी मतलब कि क्लास से रिलेटेड नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, एनीबॉडी एल्स, मतलब कोई भी इस क्लास को कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले एक वर्ड है हमारे पास, केमिस्ट्री। सब लोग जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। तो लोग सर काहे नहीं सुने होंगे नाम इसका, बहुत दिन पढ़ते चले आ रहे। केमिस्ट्री, ठीक है। हिंदी बोलते हैं इसको रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब जानते हैं साइंस को मतलब कि जब आप 9th या 10th में आते हैं तो साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो जाता है आपका फिजिक्स, एक हो जाता है आपका केमिस्ट्री और एक होता है आपका बायोलॉजी। तो हम फिजिक्स बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर केमिस्ट्री को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसका 2 पार्ट में टूट करके बनता है, एक बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। 2 पार्ट में कर दिया जाता है। केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस क्लास में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो ये यहाँ पे देखिए हेडिंग डाली हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनऑर्गेनिक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो ये क्लास बनी रही है इस क्लास में हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, इनऑर्गेनिक के बारे में नहीं। इनऑर्गेनिक के लिए भी हम वीडियो बना देंगे, उसके लिए बाद में आ जाएगा। तो अभी हमें किस टॉपिक को पकड़ना है भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ना है, इस वाले टॉपिक को। अब सबसे पहले बात ये आती है भैया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, कार्बनिक रसायन है क्या? पहले ये जान लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब तक हमें इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा हम कैसे जानेंगे क्या पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन। इस वर्ड पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। हाइड्रोकार्बन में अगर आपको देखें तो 2 वर्ड मिलेंगे, एक हाइड्रो मिलेगा और एक मिलेगा आपको कार्बन मिलेगा। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन, यानी H और C, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो कंपाउंड बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे,
उनके व्युत्पन्नों यानी उनकी डिटेल्स यानी उनके गुण, उनके उपयोग, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके कार्य क्या है, उन सब का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा मतलब कि रसायन विज्ञान का वह पार्ट जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों के व्युत्पन्नों का अध्ययन का मतलब उसकी पूरी डिटेल्स, उसके कार्य, उसके उपयोग, कैसे मॉलिक्यूल बनेंगे, कैसे कंपाउंड बनेंगे, कैसे उनका यूज किया जाएगा, उनका नाम कैसे रखा जाएगा, जब उन सब का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ठीक है। इनऑर्गेनिक तो हम लोग पढ़ना नहीं है अभी, पर इसकी डेफिनेशन इसकी बता देते हैं। इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल, मेटलॉइड भी हो सकता है, तीनों ले सकते हैं, मेटल एवं नॉन मेटल, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु एवं अधातु के उपयोग, उनके गुण और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें इस पर इतना जाना नहीं है, इतने डिटेल्स में इसको भी नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो ये है रसायन कार्बनिक रसायन और उसकी डेफिनेशन है अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। तो हाइड्रोकार्बन में आपको दो चीजें दिख रही है यानी कि C+H यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, उनके अणुओं के संयोग से जितने भी यौगिक बनेंगे उनके बारे में हमें स्टडी करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है जी। तो ये रही हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। ठीक है। अब कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन तो हो गई भैया। अब हम ये सीखेंगे कि कार्बनिक रसायन में कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा भाग लेते हैं, मतलब कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसमें कार्बनिक रसायन में ज्यादा काम करने वाले हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो कार्बनिक रसायन में 90% प्लेस पर आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग 90% कंपाउंड जो भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन्हीं एलिमेंट्सों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको हम एक छोटी सी डिटेल देंगे, उस डिटेल को आप लोगों को याद रखना है और याद रखने के बाद उसको आपको मतलब मन में आपको याद रखना है और वो चीज जब तक आपको याद नहीं होगी आप आगे का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल के हमारे साथ बनाते चलिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिएगा एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स यानी कि तत्व। उसके बाद आप लिखिएगा सिंबल तो उसी में लिख देंगे हम। उसके बाद लिखिएगा आप लोग वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैलेंस सेल समझते हैं आप? संयोजी कोश, संयोजी कोश का मतलब होता है कि उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट वाला सेल आता है उसे कहा जाता है वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कोश। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज का, जैसे कि हम मान चलिए कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 1s2, 2s2 और 2p2। इसका अंतिम सेल ये वाला हो गया। ठीक है। तो अंतिम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे
उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजी कोष ये मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 4। मतलब आपको ये आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो एक दिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का कॉलम बन गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, यहाँ पे बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला कॉलम ऊपर कर दीजिए, ये वाला कॉलम नीचे कर दीजिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। अब इसके नीचे आप वो बना लीजिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। के बाद एलिमेंट्स, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कॉलम है, इसको पहले क्या कॉलम लिखे थे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैलेंसी लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी में संयोजकता। ठीक है। तो आपको ये 5 कॉलम बनाने हैं। एक होगा आपका, पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स का, दूसरा कॉलम होगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का, तीसरा होगा आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, चौथा होगा आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पांचवा होगा आपकी वैलेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स लिखने वाले हैं जिनका यूज हम अधिकतर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि जिनका यूज ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक रसायन में होगा, हम उन्हीं एलिमेंट्सों को लिखने वाले हैं। जैसे हम लिख देते हैं, आपको सबसे पहले यूज होगा हाइड्रोकार्बन का नाम सुना है आपने, मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हेलोजन। हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। हेलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं, यानी X से प्रदर्शित करते हैं। और हेलोजन के अंतर्गत 4 एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है। आपको मतलब हाइड्रोजन के साथ मतलब जो क्वालिटी फ्लोरीन की है वही क्वालिटी आपकी चारों पाई जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए यहाँ पे एक्स दिखा सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके जो हाइड्रोजन लिखा है, इस हाइड्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद कार्बन है। कार्बन के पास अभी आपको दिखाए थे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 5 होती है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 6 होती है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसके पास 7 होती है, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। ठीक है। 1, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक। अब हमें ये चेक करना है कि लेविस डॉट उसका स्ट्रक्चर बनाना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब लुईस बिंदु संरचना, डॉट डॉट बिंदु रख के उसको बनाएंगे हम लोग। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो डॉट हम रखेंगे वो कॉर्नर पर रखेंगे, चारों दिशाओं में रखेंगे एक एक करके। इसके पास एक ही है तो एक आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे दाएं बाएं कहीं भी रख लो। हम यहाँ पर ऊपर रख देते हैं, 1 हो गया। उसके बाद कार्बन है। कार्बन में कितने डॉट हैं, 4 डॉट हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 डॉट से हम दिखाएंगे, तो 1, 2, 3 और ये
4 डॉट हो गए इसके पास। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 5 है, 5 दिखाएंगे, 1 2 3 4। अब चारों कोनों पर देकर एक एक हो गए। अब जो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा रहेगा तो उसको हम किसी एक को पेयर कर देंगे, यानी उसका जोड़ा बना देंगे। मतलब कि आपको अलग नहीं रखना। अब ये वाला जो पहले इलेक्ट्रॉन था ये इसके साथ इसका जोड़ा हो चुका है, यानी ये मिल चुके हैं, इनका मिलाप हो चुका है। मतलब कि ये पेयर नहीं, अब ये अनपेयर नहीं रहे, अब ये पेयर हो चुके हैं, युग्मित हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितने हैं भैया? 6 हैं। इसमें भी 1 2 3 4। पहले चारों इलेक्ट्रॉन, चारों कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। उसके बाद बचे कितने? 2 और बचे हैं, तो 2 और देने के लिए एक को पेयर कर दो, फिर किसी एक को और पेयर कर दो। जरूरी नहीं आप इन्हीं दोनों करो, इन दोनों को भी कर सकते हो, किसी को भी कर दो। फिर क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 1 2 3 4, 3 बचे हुए हैं, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा और ये पेयर हो जाएगा। इस तरीके से इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया। अब आगे आ जाओ भैया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? जिनका युग्मन नहीं हुआ, जो भी सिंगल ही है। अब अगर इसमें देखें, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है ना, अब इनका युग्मन नहीं हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इनका युग्मन नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, यानी इसका भी युग्मन नहीं हुआ है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 बचा हुआ है, कार्बन के पास 4 बचा हुआ है, नाइट्रोजन के पास 3 बचा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 बचा हुआ है और हाइड्रोजन के पास 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब वैलेंसी वाले कॉलम में क्या फिल करेंगे हम? वैलेंसी वाले कॉलम में जो फिल करेंगे वो जो उसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी वाले कॉलम में हम लोग फिल कर देंगे। तो इसमें 1 था, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1। कार्बन पास 4 था, इसकी वैलेंसी कितनी? 4। इसके पास 3 था, 3। इसके पास 2 था, 2 और इसके पास 1 था, 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे कॉलम फिल हो चुके हैं। अब अगर इसके सारे कॉलम फिल हो चुके हैं, एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे। इस मतलब जो भी एलिमेंट दिया गया है इसका अधिकतर ज्यादातर यूज इन्हीं एलिमेंट्सों का होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यानी कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिख दिया, 1 4 5 6 और ये 7। उसके बाद उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। बिंदु संरचना, बिंदु संरचना आपको मैंने बताई। उसके कोने पर एक एक बिंदु रखने हैं। कार्बन पर 4 कोने होते हैं तो उसके पास 4 हैं, तो चारों पर एक एक बिंदु रख देंगे। फिर उसके पास 5 होते हैं तो 5 पहले 4 रख देंगे, फिर एक जोड़ा बन जाएगा उनका इस तरीके से। फिर उसके बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब सामने है ये, देख लो कितने अनपेयर हैं, उसको लिख देंगे। फिर उसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी उसमें उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक छोटी सी डिटेल्स है। इस डिटेल्स को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमेशा ये याद रखना है, ये वैल्यू आपको, मतलब कि ये इतनी वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए डेफिनेटली। अगर आपको नहीं याद तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब इसके आगे तो आपको इतनी डिटेल्स मिल चुकी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, यौगिक कैसे बनता है। पहले इसको आप देखिए, यौगिक कैसे बनता है। अब अगर आपको कोई दो एलिमेंट्स हम आपको दे देते हैं, कोई दो देते हैं, जैसे अगर मैंने आपको दिया कि भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर कोई एक कंपाउंड बना के हमें दिखाइए। एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर एक कंपाउंड बनाना है। तो अब आपको सोचेंगे सर ये कैसे बनाए हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंपाउंड मिला के, मतलब इसको मिला के कैसे यौगिक बनेगा, क्या करें क्या ना करें, आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके लिए हम आपको तरीके बताते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले देख लीजिए कि नाइट्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे। तो नाइट्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो थी वो कितनी थी, 3 थी। ठीक है,
अब उसके बाद हाइड्रोजन में देख लीजिए एन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में एन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो थी वो थी कितनी, 1। मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास 3 लोग ऐसे थे जिनकी अभी मतलब कि वो सिंगल ही है, मतलब कि अगर आप जनरली अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो मैरिड नहीं है, वो अभी अनमैरिड ही है, 3 लोग सिंगल, ठीक है। और हाइड्रोजन में तो केवल एक, हाइड्रोजन में कितने हैं, 1, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और नाइट्रोजन के पास 3 लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं। अब ये कंपाउंड तभी बनेगा, कंपाउंड तभी बनता है जब उसके पास यानी कोई भी एलिमेंट्स हो उसके पास जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं जब तक वो पेयर नहीं हो जाएंगे तब तक कंपाउंड नहीं बन सकता, यानी कि यौगिक अस्थाई नहीं होगा। अगर उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ है तो वो यौगिक अस्थाई कहलाता है, मतलब कि वो सैचुरेटेड नहीं है। और सैचुरेटेड तब होगा जब वो कंपाउंड मतलब उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉन को यानी कि वो पेयर हो जाए, उनका युग्मन हो जाए, वो मैरिड हो जाएंगे, तब उनका मतलब कि कंपाउंड बन सकता है। तो अब नाइट्रोजन के पास 3 है, इसको भैया हमें मैरिड कराना है। हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको मैरिड कराना है। अब अगर इन दोनों की हम अगर शादी भी करा दें मिला के, तो इसके पास तो मान चलो ये 3 इसके पास लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, और इसके पास 1 लड़की है। अब 3 लड़कों से तो 1 लड़की शादी नहीं कर सकती, तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पास भी अगर 3 लड़की होती तो ये तीनों लड़के और लड़कियां मिलके आपस में मैरिड कर हो सकती थी, इनकी शादी हो सकती थी और एक कंपाउंड बना सकते, शादी कर लेते, बच्चे भी पैदा कर लेते आगे चल के। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया अगर इन दोनों का मैच कराना है तो जितने इसके पास है उतने इसके पास भी होने चाहिए। तो अगर हम हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन ले लें, कितना ले लें, 3 हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लें। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल था, यानी उसका हाइड्रोजन का उसका भाई ले ले, फिर उसका भाई यानी उसके 2 भाई और हैं उनको भी ले लो, इनके पास भी 1 लड़की, इनके पास भी 1 लड़की, इनके पास भी 1 लड़की। अब तीनों के पास 1-1 लड़की है, और नाइट्रोजन के पास तो भैया वो ज्यादा पावरफुल था, उसके पास तो तीनों लड़के ही लड़के हैं। अब एक लड़के के साथ इसकी शादी हो सकती है, फिर इसके 1 लड़के के साथ, इसके 1 लड़के के साथ, यानी कि अब तीनों लड़के इस हाइड्रोजन की तीनों लड़कियों से शादी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमें कंपाउंड बनाना है तो नाइट्रोजन के पास है 3 और हाइड्रोजन के पास है 1, तो मतलब हाइड्रोजन को हमें 3 करना होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, यानी कि N और ये क्या H3 है ना, तो NH3 लिख देंगे, तो हमारा कंपाउंड बन गया, यानी कि बन गया NH3। ये हमारा एक अस्थाई यौगिक बन चुका है। क्या बन चुका है, अस्थाई यौगिक। तो ये अस्थाई यौगिक हमें मिल चुका है। अस्थाई तभी होगा जब उसके कोई भी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं होंगे, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे सब पेयर हो चुके होंगे। अब पेयर कैसे हो चुके, ये देखो मैंने आपको एग्जांपल और आपको इसी तरह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे कंपाउंड मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में कैसे हम लोग बनाएंगे। अभी तो एक बेसिक लैंग्वेज है, हमें समझने के लिए लड़के लड़कियों को ला रहे हैं। तो एक और आपको दिखाते हैं, जैसे मैं आपको दे दूं कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन को लेके बनाओ, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो फिर जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत बात आ जानी चाहिए। क्या बात आएगी, कार्बन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1। अब अगर तो इसके पास 4 लड़के हैं, क्या है, 4 लड़के, इसके पास क्या है, 1 लड़की है मात्र, बस। अब शादी करानी है भैया, अब इनकी शादी कराने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास भी 4 लड़की होनी चाहिए। तो जैसे इसमें था उसके पास 3 लड़के थे, इनको 3 बनाया गया, अब इसके पास 4 लड़के थे, इनको 4 बनाया जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम, C और ये क्या हो जाएगा, H4 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 4 लड़की हो जाएगी ना इसके साथ। अब इसकी दोनों का मैच करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH4। अभी देखिए कार्बन का भी कोई लड़का ऐसा नहीं बचा जिसकी शादी नहीं हुई, हाइड्रोजन का भी कोई लड़की ऐसी नहीं बची जिसकी शादी ना हुई हो।
तो इस तरीके से आपको मैंने कंपाउंड बनाना एकदम बिल्कुल बेसिक से आसान लैंग्वेज में बताया। अब मतलब कि अब इसी तरह अब आपको जो इसके पहले भी बनाए थे एलिमेंट्स वगैरह की जो डिटेल्स दिए हैं अभी तो याद नहीं हुई होगी। अब आप लोगों को समय दिया जाता है, आज क्लास में बस इतना ही रहेगा। आप लोगों को वो वैल्यू आपको सभी को याद रखनी है। आप देख रहे हो क्योंकि भैया आपको क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भैया कार्बन पास 4 लड़के हैं, नहीं, वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा ना कि कार्बन पास कितने लड़के थे, अभी कितनी लड़कियां थी। तो वो चीजें आपको जब तक नहीं याद होंगी आप कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको लर्न कर लीजिए, फिर उसके बाद तो इतना हो चुका है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी के आगे लेके आएंगे और वहां पे फिर आपको कंपाउंड बनाना सिखाएंगे और वहां पे आपको साइंस की लैंग्वेज में बताया जाएगा और ढेर सारे कंपाउंड आपको कराएंगे। तो वहां पे आपको डिटेल्स के साथ मिलेगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें। और फिर एक बात बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो किसी स्पेशली किसी क्लास के लिए नहीं है कि वो 10th वाले ही पढ़ें या फिर 12th वाले ही पढ़ें, कोई भी पढ़ सकता है, एनीबडी एल्स। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो धन्यवाद, एंजॉय योर डे।